आज हम अपनी इस कहानी में दो अलग अलग स्टेट के लोगों के बारे में जानेंगे। जहां एक तरफ पुष्पा बिहार से थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू लुंजय मद्रासन थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि दो लोग जिनका खान पान, बोल चाल, पहनावा सब कुछ अलग था, उन दोनों की आपस में कैसे निभेगी। इस बात से अनजान पुष्पा कि उसका बेटा केशव उसके लिए मद्रासन बहू लेकर आ रहा है। वो सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने में लगी होती है। तभी उसकी पड़ोसन अनीता वहाँ आती है और कहती है, कौन आने वाला है पुष्पा तेरे घर, जो तू सुबह सुबह घर की सफाई में लग गई। अभी कल तक तो तेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर आज ये बदलाव कैसे। हाँ, काल तक हमारी तबीयत खराब रहे, लेकिन बेटा के फोन के बाद हम एकदम ठीक हो गई नी। रउआ जानत बानी कि हमार बेटा हमार खातिर पतोह लेके आवता। ये सब तैयारी हम ओकरा आवे की खुशी में कर रहल बानी। तू ये क्या कह रही है? तू तो हमेशा से कहती थी कि तू अपनी बहू खुद चुनेगी, तो तेरा बेटा फिर भी अपनी मर्जी से शादी कर सकता है और तू इस बात से खुश भी है। काहे इतना नाराज बाड़ू? वो हमरा के पहले फोटो भेजले रहले, जब हम हाँ कहनी यही से उनकर बिहार हो गेल। का बा कि माई बाप के सुख लइका लइकी के सुख में निहित बा। अगर लइका खुश बाड़े ता हमनी के भी खुश रहे चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसका मतलब जैसा तुमने अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत दे दी है, वैसे ही वो किसी भी कास्ट की बहू लाए, उससे भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का कहत बाड़ू? ई कबो ना होई। हमार बेटा तब बढ़िया से जानत बा कि हम अपना जाति के लड़की के पतो बना दे, केहू और के ना। हमार बेटा जरूर हमारी इज्जत करी और हमार विश्वास कबू ना तोड़ी। समझे बानी? हाँ, समझ गई बानी। अब हम चलती बानी, तू अपना काम करता बानी, ठीक बानी? रवा हमनी के और हमनी भाषा के मजाक उड़ावत बानी। ई क्या बार बार बानी बानी बोलत बानी? जब तोहरा के बिहारी भाषा नहीं आवत तो काहे बोलत बानी? अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पुष्पा फिर से अपने कामों में लग जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके आरती के लिए पूजा की थाली तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और पुष्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपने बेटे के साथ मद्रासन कपड़े पहने हुए एक लड़की को देखकर कहती है, बेटा ई लड़की काहे मद्रासन के कपड़ा पहनने बानी? माँ, ई तोहार पुतो और हमर मेहरारू, जेकरा बारे हम तोरा के बतावले रहनी। तोरा के हम फोटो दिखेले रहनी ना, तो इतना जल्दी भुला गेनी। हाँ याद बानी, लेकिन फोटो माँ ई तो बिल्कुल बिहारन लगत बानी, लेकिन आज तो एकदम मद्रासन लगत है। ई का चक्कर बा? ई के नाम का हा? माई, इके नाम लुंजे बानी। ई कौने तरह के नाम बा? ई कैसन बिहारी नाम बा के कपड़ा नाम सब मद्रासन जस लगत है? सच सच बतावा, का बानी मद्रासन जैसे कपड़ा काहे पहनले बानी? माई, वो ये मद्रासन बा ना कि बिहारन। यही के लिए ये मद्रासन वाला कपड़ा पहने बानी। हम तोरा से झूठ कहले बानी कि बिहारन बा, नहीं के ना तू कबो शादी के लिए हाँ ना करत बानी। तू हमसे झूठ बोलकर ठीक नहीं कइले, हम तोहरा के कबो माफ ना करत। केशव जी, ये तुम्हारा अम्मा है, हमारा मतलब हमारी सासू जी। अयो, ये तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने इन्हें बताया नहीं था कि तुम मद्रासन हो। मैंने इनको तुम्हारी फोटो दिखाते टाइम ये बोला था कि तुम बिहारन हो। माँ अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करना चाहती थी। अगर माँ को सच पता चलता तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। अयो, तब तो सासू माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। करेगी क्या, कर रही है। तुम अपना मुंह बंद करो, अभी माँ को मनाने दो, बाद में ना अयो करना वो करना। अभी एकदम चुप रहो। केशव अपनी वाइफ से बातें कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाकर बैठा देता है और खुद जमीन पर बैठकर उसके पैर छूते हुए अपने झूठ के लिए माफी मांगता है। केशव को अपने झूठ पर पछताते देखकर पुष्पा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने बेटे को माफ कर देती है। समय बीतता है, लेकिन पुष्पा और लुंजे में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण हमेशा खिटपिट चलती ही रहती। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय केशव नाश्ता करने के लिए नीचे आता है। तभी पुष्पा उसके लिए मछली भात और लुंजे उसके लिए इडली सांभर लेकर आती है और कहती है, बेटा तोहरा के मच्छी भात बहुते पसंद बा, यही से हम सवेरे सवेरे उठ के तोहरा खातिर मच्छी भात बनावले बानी।
अब तोहार मेहरारू मद्रासन बानी त कहाँ से एकरा तोहरे पसंद के बारे में पता हुई। अयो, इस सासू माँ का बोल रही है हमारा बारे में? पक्का हमारा बुराई कर रही होंगी। आप ही इडली सांबर खाओ और बताओ कैसा बना है। यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। एक तरफ बिहारन माँ, दूसरी तरफ मद्रासन बीबी। माँ का साथ दूं तो बीबी को बुरा लगेगा, बीबी का साथ दूं तो माँ को बुरा लगेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं नाश्ता ही नहीं करता हूँ। निकल जा बेटा केशव, वरना तू तो गया। का भइल बेटा, का सोचे लगनी कि आपन मन पसंद के नाश्ता खाई? हाँ माँ, करत बानी। अयो, आप हमारा बनाया खाना नहीं खाएंगी? खाऊंगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज भी खाऊंगा, लेकिन शाम को। अभी माँ का बनाया हुआ खाना खा लेता हूँ, वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। केशव की बात सुनकर लुंजे गुस्से में खाने की थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ बिहारन माँ और मद्रासन बीवी के चक्कर में केशव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन पुष्पा अपनी बिहारी और लुंजे अपनी मद्रासन ड्रेस पहनकर पूजा में जाने के लिए तैयार होकर हॉल में बैठी केशव का इंतजार कर रही थी। तभी केशव वहाँ आता है और कहता है, आप लोग अपने अपने ट्रेडिशन की ड्रेस पहनकर कहाँ जाने की तैयारी में हैं? अयो, अब हम सब मंदिर जाती। आज वहाँ बहुत बड़ी पूजा है। हम तो बस आपके इंतजार कर रही थी। आप चलेंगी ना हमारे साथ मद्रासन स्टाइल में पूजा करने मंदिर? बेटा तोहार मेहरारू का कहत बिया हमरा के समझ में नहीं खे आवत। बाकी इका कह दे कि मद्रासन के कपड़ा बदल के साड़ी पहन के मंदिर में चली हमारे साथ है। अयो सासू माँ क्या कह रही हैं? ये हमको कुछ बोल रही है ना? हाँ, वो ये कह रही है कि तुम अपने कपड़े बदल लो, मद्रासन की तरह नहीं बल्कि बिहारी की तरह तैयार होके मंदिर चलो। का कहत बानी, तोहरा मेहरारू ई कपड़ा बदली की नहीं और तोहके बिहारन वेशभूषा में ही हमरे साथ मंदिर चल के बानी, ना कि कोनो मद्रासन स्टाइल में। एक काम करी, तुम लोग चलत बानी, हम थोड़ी देर में मंदिर आवत बानी। थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में मंदिर आता हूँ। केशव की बात सुनकर दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पुष्पा लुंजे के कपड़े ना बदलने के कारण उससे बहुत नाराज रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर पहुंचते हैं, जहां सभी लुंजे को मद्रासन वेशभूषा में देखकर उसकी पड़ोसन अनीता कहती है, तूने तो कहा था कि तेरा बेटा तेरे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन लगता है तू गलत हो गई और तेरे बेटे ने किसी बिहारन से नहीं बल्कि मद्रासन से शादी करी है। तुझे इसकी और इसे तेरी भाषा समझ आती है कि नहीं? एकरा के सब समझ आवत बानी, तोरा की चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं। तू अपने काम से काम रखा, ये हमरे परिवार के मसला बानी, तो के बोलोगे कोनो जरूरत नहीं के। अब तो तू यही बोलेगी क्योंकि तेरी नाक जो कट गई है। तुझे अपने बेटे पर बहुत घमंड था ना, जो अब टूट गया। अयो, तुम सब सासू माँ पर कब से हंसे जा रहे हैं? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हम तुम लोगों को बहुत सुनाएगी। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लुंजे की बातें सुनकर सभी लोग उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी केशव वहाँ मद्रासन स्टाइल में लुंगी कुर्ता गमछा लेकर मंदिर में पहुँचता है, जिसे देखकर अनीता फिर कहती है, लो, बस यही कमी रह गई थी, तेरी बहू तो खुद ही मद्रासन कपड़े पहन कर आई थी। अब तो तेरे बेटे को भी मद्रासी आदमी बना दिया। पुष्पा, तेरा बेटा तो गया तेरे हाथ से। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर और केशव को मद्रासी कपड़े पहने देखकर पुष्पा गुस्से में घर चली जाती है, जिसके बाद लुंजे और केशव भी उसके पीछे घर आते हैं, जहां पहुंचकर केशव कहता है, माँ आप लोगों की बात पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है सुनाना। चलो हम पूजा करते हैं। हम कवनो पूजा करे के ना चाहत बानी। अगर तू चाहत बानी कि हम पूजा करी तो ओके खातिर तोहरा के कपड़ा बदले के पड़ी। माँ, मैंने उस दिन आपकी पसंद का खाना खाया था, आज अपनी पत्नी के पसंद के कपड़े पहन लिए। मुझे तो दोनों को साथ में लेकर चलना होगा ना। सोचिए क्या करूँ मैं, ये रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ना तो मुझे बिहारन माँ चाहिए और ना ही मद्रासन बीवी। मैं जा रहा हूँ। केशव की बात सुनकर लुंजे और पुष्पा डर जाती हैं और दोनों अपनी अपनी गलती मानकर केशव से माफी मांगती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के स्टेट के रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा, बोलचाल को समझने और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की कोशिश करना शुरू करती हैं। रुबीना अपनी माँ नीतू के साथ एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करती थी। रुबीना शुरू से ही हर चीज में कमजोर थी और इसी बात की चिंता नीतू हर समय करती थी। चिंता में रहने की वजह से अब नीतू बीमार रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन नीतू का भाई यानी रुबीना का मामा नीतू के घर आता है
और अपनी बहन की इतनी खराब तबीयत को देखकर बोलता है। बहना ये क्या, तू इतनी बीमार है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो। भैया क्या बताऊं मैं तुम्हें बताकर मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। पर बहन तू इतनी बीमार हुई कैसे? दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रुबीना वहाँ आ जाती है और अपनी मामा की बातों का जवाब देते हुए बोलती है। मामा मैं बताती हूँ माँ इतनी बीमार कैसे हुई है। मामा जी, माँ हमेशा मेरी चिंता में लगी रहती है। मैं शुरू से ही कमजोर हूँ ना, इसलिए माँ को लगता है कि मैं कैसे रहूंगी कैसे नहीं। उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं माँ को हमेशा बोलती रहती हूँ कि वो चिंता ना करे, लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनती। अब बताओ मामा जी, माँ हो गई ना बीमार। रूबीना बेटा, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे पास। और बहना, तू इसकी इतनी चिंता क्यों करती है? भैया मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी देख लूँ और इसके हाथ पीले करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बहन, तू इसकी शादी जरूर देखेगी, पर मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया था, बल्कि तुझे अपने साथ शहर ले जाने आया था। वहाँ पर मैं तेरा इलाज भी करवाऊंगा, साथ ही मैं अपनी रूबीना के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लूंगा। पर भैया नीतू, तू तो जानती है भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दी, और मैं चाहता हूँ कि रूबीना की शादी करके एक बाप का फर्ज पूरा करूँ। रुबीना अपने मामा की बातें सुनकर सेंटी हो जाती है। साथ ही नीतू भी अपने भाई के साथ शहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जी हाँ, रुबीना के मामा की कोई औलाद नहीं थी और बस इसलिए रुबीना के मामा रुबीना को अपनी बेटी मानते थे। सिर्फ रुबीना के मामा ही नहीं, बल्कि रुबीना की मामी जिसका नाम निशा था, वो भी रुबीना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी, क्योंकि नीतू की एकलौती औलाद रुबीना थी और नीतू के पास उसके पति की निशानी के तौर पर गांव में घर और रुबीना के अलावा कुछ और नहीं था। इसलिए वो लोग रुबीना और नीतू को कभी शहर नहीं ले गए। कुछ ही देर में अब नीतू और रुबीना अपना गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं और अब रुबीना के मामा रुबीना के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो अपनी बहन का भी इलाज करवाने लगते हैं। समय गुजरता है और एक दिन नीतू अपने भाई से बोलती है, भैया आप हमको यहाँ बेकार ही ले आए। देखो जरा, अभी तक हमारे रूबीना के लिए कोई लड़का नहीं मिला। अरे बहना, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरा भाई अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी रूबीना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर ही रहेगा। नीतू और उसका भाई आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नीतू की भाभी यानी रुबीना की मामी निशा आ जाती है और नीतू से कहती है, दीदी आप रूबीना की चिंता मत कीजिए, वो केवल आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। क्यों रूबीना के मामा? हाँ निशा, तुम सही बोल रही हो। और दीदी आप रूबीना की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सेहत पर ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारी रूबीना के लिए लड़का तो मिल ही जाएगा, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो जानती ही है ना कि चिंता चिता समान होती है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नीतू तुम अपनी दवाइयाँ समय पर लेती रहना। निशा, नीतू पर ध्यान देना। हाँ जरूर। रुबीना का मामा अब वहाँ से चला जाता है और इस तरह से निशा नीतू का ख्याल रखने लगती है। दिन गुजरते हैं और अब बहुत जल्द एक अमर नाम के लड़के का रिश्ता रुबीना के लिए आता है। ये देखकर नीतू खुद से बोलती है, चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया। अब बहुत जल्द रुबीना की शादी अमर नाम के एक लड़के से हो जाती है और जब रुबीना शादी करके अपने ससुराल जाती है तब वो अपने बड़े से घर को देखकर खुद से कहती है, हाय राम, इतना बड़ा घर! इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो बस टीवी में ही इतना बड़ा घर देखा था। रुबीना खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी रुबीना की सास नेहा उससे कहती है, अरे बहू क्या सोच रही है? इस कलश को अपने दाहिने पैरों से गिराकर इस घर में अन्न की बरसात कर दे। जी माँ जी। रुबीना अब वैसा ही करती है जैसा उसकी सास बोलती है। रुबीना कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। समय गुजरता है और एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रुबीना नीचे धरती पर बैठ जाती है और अपने हाथों से खाना खाने लगती है। उसको इस तरह से खाना खाते हुए देखकर नेहा कहती है, अरे रुबीना, तुम इस तरह नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही हो? वो माँ जी, मुझे टेबल और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, बस इसलिए मैं नीचे बैठकर खाना खा रही हूँ। क्या?
तुम तो शहर की लड़की हो। शहर की लड़की होने के बाद भी तुम्हें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता। माँ जी, हम शहर की तो हैं, पर हम प्रॉपर शहर से नहीं है। हम पहले गांव में रहते थे। शहर में तो हम अभी आए थे। माँ की तबीयत खराब थी तो इसलिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने इसकी सुंदरता में आकर अपने बेटे की शादी गलत लड़की से तो नहीं करवा दी? माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं बहू, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू अब हमारे घर की बहू है और बस इसी नाते तू टेबल पर बैठकर खाना सीख ले, नहीं तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। रुबीना अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं नेहा अपने बेटे से कहती है, बेटा अमर, कहीं मैंने तेरी शादी गवार लड़की से तो नहीं करा दी? माँ, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको तो इस लड़की के गुण अच्छे लगे और साथ ही इसकी सुंदरता भी अच्छी लगी। शादी से पहले इसका बैकग्राउंड तो देख लेती आप। अब बेटा छोड़ ना, हो गई तेरी माँ से गलती। खैर, मैं आपको बताना भूल गया था, आज शाम को ना हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं और रूबीना को भी थोड़ा सा तैयार कर देना, क्योंकि मेरे बॉस भी आ रहे हैं। ठीक है अमर, मैं इसको तैयार कर दूंगी और थोड़ा कुछ सिखा भी दूंगी। इतना बोलकर अब अमर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को वो जल्दी घर लौट आता है, जहाँ वो देखता है कि रुबीना काफी सुंदर लग रही होती है। ये देखकर अमर भी खुश हो जाता है, जिसके बाद अमर रुबीना और अपनी माँ के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है। वो सब होटल में आकर बैठते ही हैं कि तभी रुबीना अपने पति से कहती है, अमर जी, ये कितना बड़ा होटल है, यहाँ क्या क्या मिलता होगा? यहाँ पर ना सब कुछ मिलता है रूबीना, बस तुम यहाँ नीचे बैठ कर खाने मत लग जाना। आप चिंता मत कीजिए अमर जी, माँ जी ने मुझे सब समझा दिया है कि यहाँ हमारे अलावा और भी लोग होंगे जिनके सामने हमें अच्छे से व्यवहार करना है। हाँ, और अगर ना तुमसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछे ना तो जवाब मत देना। पर हमको इंग्लिश आता है अमर जी, और मैं बोलती भी हूँ। हे भगवान, पता नहीं कौन सी शहर की गवार बहू उठा कर ले आई मैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली जो मैंने इसको अपने घर की बहू बनाया। बहू, अमर ने तुझे कहा ना कि तू शांत रहियो, मतलब रहियो, समझी? अब ना चाहते हुए भी रुबीना को उनकी बातें माननी पड़ती है और बेचारी रुबीना चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में अमर का बॉस अपनी वाइफ के साथ आता है और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही बॉस की वाइफ रीना अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये देखो कितना बड़का होटल है। ये आप तो हमको बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं। हाँ रीना, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। चलो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? वो ब्रेड के ऊपर जो सब्जी लगत है ना, वो हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले तुम अमर से मिल लो। ये है अमर, हमारे ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय। का हो भैया, नमस्ते, कैसन हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए। हम हूँ बिल्कुल मस्त हैं भैया। अच्छा सुनिए ना, हम जाते हैं, वो वेटर को बोल के आते हैं। नहीं, मैं वेटर को यहीं बुला लेता हूँ। इस तरह से अमर का बॉस ऑर्डर देता है। बॉस की वाइफ को देख अमर और नेहा बहुत ही हैरान होते हैं। अमर अब अपने बॉस से पूछ ही लेता है, सॉरी सर, पर क्या ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है, ये गाँव से। और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि बॉस इतना समझदार और वाइफ इतनी गंवार, पर मेरा यकीन मानो अमर, मुझे अपनी वाइफ बिल्कुल भी गंवार नहीं लगती। क्योंकि भले ही उसने यहाँ की चीजें नहीं देखी, पर वो मुझसे प्यार बहुत करती है। चीजें वो क्या है, वो तो समय के साथ इंसान सीख जाता है। जीवन साथी तो आपको समझने वाला होना चाहिए ना, और जरूरी नहीं समझने वाला इंसान पढ़ा लिखा ही हो। अपने बॉस की बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं नेहा और अमर को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग भी हर वक्त रुबीना को बोलते रहते थे। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद नेहा और अमर रुबीना से माफी मांगते हैं और रुबीना उनको माफ कर देती है, जिसके बाद अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्वेता एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, जो अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताती थी और अकेले में ही अपनी सारी परेशानी का सामना करती। श्वेता की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में होती है। श्वेता की सास सुनंदा श्वेता को बहुत मानती थी। एक दिन श्वेता के चेहरे पर चोट का नहीं है, बस मामूली सी चोट है।
लगती रहती है आते जाते। बहू तो तू थोड़ा ध्यान रखा कर, इतनी चोट कैसे लग जाती है, संभल कर रहा कर। छोटी सी चोट कब बड़ी बन जाए कुछ पता नहीं चलता। कल दवाई लगा ले या गर्म पानी से सेक ले। माँ जी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और मैं गर्म पानी से सेक लगाती हूँ ना तो ये अब भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप इसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बहू, ऐसा लग रहा है तेरी चोट देखकर लोगों को यही लगेगा ना कि तेरे साथ घर में कोई मारपीट होती है। बहू तो इस घर की लक्ष्मी है, तू ठीक रहेगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। माँ जी आप मेरी चिंता करती हो, मुझे क्या ही होना है, मैं तो ठीक ही रहूंगी ना। और लोगों का क्या है, वो तो बस ताने देने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अब हम उनकी बातों को इतना थोड़ी सुन सकते हैं। श्वेता अपनी सास की बात को बहाना बनाकर टाल देती है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी, श्वेता की चोट की। ऐसे ही श्वेता अपनी चोट पर झूठ का मलहम लगाकर खुद को और लोगों को शांत करवा देती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद श्वेता देर रात तक अपने पति विपिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्वेता के पति को आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। कुछ देर बाद विपिन नशे की हालत में घर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहां श्वेता विपिन का इंतजार कर रही थी। विपिन कमरे में जाते ही कहता है, तू यहाँ आराम कर रही है और मैं वहाँ दिन रात ऑफिस में काम करता हूँ। चल जा मेरे लिए खाना लेकर आ। और हाँ, मुझे आज दाल मखानी खानी है, तो वही बनाकर लेकर आ मेरे लिए। तो जी खाना तो बना दिया है मैंने, और अभी वापस से खाना बनाऊंगी तो कहीं माँ जी की आँख ना खुल जाए शोर शराबे से। उन्हें अगर पता चला कि आप पी कर आते हो तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तू बोलना क्या चाहती है कि मैं एक नशेड़ी हूँ? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। आराम से बोलो, बाहर माँ जी के कमरे तक आवाज ना जाए। एक तो मैं उनसे ये सब बातें छुपाना चाहती हूँ, और आप हो कि इतना शोर कर रहे हो। बुढ़ापा है उनका, कम से कम अब तो शांति से जीने दो। तुझे कल ही मैंने अच्छे से सबक सिखाया था, और फिर भी तेरी जुबान इतनी चल रही है। रुक, इस बार तो तुझे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अगली बार कभी बोलने के तू लायक ही नहीं रहेगी। नहीं, माफ कर दो मुझे, मैं तो बस आपको समझा रही हूँ और कुछ नहीं। आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? तू मेरी पत्नी है, तेरा बस इतना काम है कि जो मैं बोलूँ वो तू चुपचाप सुने, और मेरे सामने कोई भी सवाल जवाब करने वाली तू होती कौन है? इतना बोलकर विपिन घसीटते हुए श्वेता को रसोई में लेकर जाता है और वहीं पर धक्का देते हुए श्वेता से विपिन कहता है, तेरी बहुत जुबान चल रही है ना, तू मुझे समझाएगी? अब तू पूरी रात यहीं पर ही रह, वो भी बिना कंबल के। यहाँ पर ही रहेगी ना, तब तुझे खुद ब खुद अकल आ जाएगी। विपिन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। श्वेता इसीलिए चुप रह जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तमाशा हो और उसकी सास को किसी भी बात का कोई भी बुरा लगे। आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि श्वेता को रसोई में सोना पड़ रहा हो। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका था जब श्वेता को रसोई में सोना पड़ता था। अगली सुबह जब श्वेता रसोई में ही सो रही थी तो सुनंदा की जल्दी आँख खुल जाती है और वो रसोई में पानी लेने जाती है। तभी उसकी नजर अपनी बहू पर पड़ती है और वो खुद से बात करते हुए कहती है, ये बहू रसोई में क्यों सो रही है? मौसम भी इतना ठंडा हो रखा है, बिना गद्दे बिना कंबल के ऐसे यहाँ सो रही है, इसे ठंड लग जाएगी। और मैं कुछ बोलूंगी तो बहू सच भी तो नहीं बताएगी ना। कोई बात नहीं, देखती हूँ मैं भी, आज की बात है ये, तो कुछ नहीं बोलूंगी। अगर ये रोज चलता रहा तो देखूंगी क्या करना है। सुनंदा अपनी बहू पर अब नजरें रखने लगती है और जब भी वो सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती तो वहाँ उसे श्वेता सोई हुई मिलती। कई दिनों तक तो सुनंदा कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक सुबह श्वेता जल्दी उठकर रसोई से अपने कमरे में जा रही थी। तभी वहाँ सुनंदा आती है और कहती है, बहू तू रसोई में क्यों सो रही थी? तेरे कमरे में क्या हो गया जो तू रसोई में आकर सो रही है? नहीं माँ जी, कमरे में तो कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं तो कमरे में ही सोती हूँ। वो बस आज जल्दी आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा रसोई का काम ही निपटा लेती हूँ जल्दी से। बहू तू अब तो झूठ मत बोल मुझसे, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू रसोई में ही सोती है। अरे मुझे अपने यहाँ पोते की आस है और तू है कि मेरे बेटे से अलग यहाँ रसोई में सोती है। नहीं माँ जी,
ये बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि विपिन जी ही। बहू, अब तू मेरे बेटे को कोई दोष मत दे। वो बेचारा तो काम से वैसे इतना थका हारा आता है और तू है कि उसका ध्यान रखने की बजाय रसोई में आकर सो जाती है। माँ जी, मैं उनकी वजह से ही रसोई में आकर सोती हूँ। तू कहना क्या चाहती है कि मेरा बेटा तुझे रसोई में सोने को मजबूर कर रहा है? बहू, कुछ तो शर्म कर ले। वो तेरा पति है, उसे इतना समय ही कहाँ मिलता है। और मुझे तो तुझ पर ही शक है कि तू उससे दूर रहने के लिए रसोई में सोती है। पता यही बात है ना? माँ जी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटे की सारी बातें मानती हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है तो ठीक है, अब से मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। श्वेता अपनी बात की सफाई देती उससे पहले ही सुनंदा ने अपनी बहू पर इल्जाम लगा दिया था। इसीलिए अब श्वेता आगे कोई सफाई नहीं देती और अब बहुत सतर्क रहने लगती है कि ये सब बातें उसकी सास को पता ना चले। कई दिनों तक तो सब ठीक चलता है। श्वेता रसोई में सोती है और सुबह काफी जल्दी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक रात विपिन काफी ज्यादा नशे में धुत था। वो पहले श्वेता को मारता है, उसके बाद उसे रसोई में भी लेकर आता है। ये सब सुनंदा देख लेती है और कहती है, बहू, ये सब क्या है और इसे कब से पीने की आदत लग गई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इसकी हरकतों की वजह से रसोई में सोती आ रही है? खुद अकेले ही क्यों घुट रही थी? माँ जी, बताने का भी क्या फायदा? आपने अपने बेटे के आगे मेरी एक बात तक नहीं सुनी और ऊपर से रोज का इनका कलेश झेलो। मैं रसोई में इसलिए भी सो जाती थी क्योंकि इनका कलेश तो नहीं झेलना पड़ता था। बहू, मुझे माफ कर दे। आज मेरे बेटे की वजह से तुझे इतना कुछ झेलना पड़ा और ऊपर से मैंने तुझे ही गलत समझा। माँ जी, अब तो आपको पता ही चल चुका है ना आपकी बहू रसोई में क्यों सो रही थी। हाँ बहू, लेकिन अब तू चिंता मत कर। मेरे बेटे की वजह से तू रसोई में सो रही थी ना, तो अब इसे ना कमरा मिलेगा और ना ही रसोई। अब ये बाथरूम में सोएगा, तभी अकल आएगी इसे। सुनंदा को सच पता चल जाता है और वो अपनी बहू से माफी भी मांगती है। उसके बाद वो अपने बेटे को कई दिनों तक बाथरूम में सुलाती है और जब उसे होश आता है तो समझाती भी है। रोज एक ही चीज होने पर विपिन को भी अपनी गलती समझ में आती है और वो फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करता। प्रथा अपनी सास सुधा और पति नरेश के साथ रहा करती थी। सुधा अपनी बहू से काफी खुश थी और वो अपनी बहू से खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर उसको उसकी बहू सर्वगुण संपन्न जो मिली थी। सुधा की बहू सर्वगुण संपन्न तो थी, पर उसके अंदर किताबी कीड़ा था। प्रथा अक्सर किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रथा तैयार होकर लाइब्रेरी में जाने के लिए बाहर हॉल में आती है। तभी उसकी सास बाहर हॉल में बैठी हुई उससे कहती है, बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं बाहर लाइब्रेरी जा रही हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप बता दीजिए, आते हुए बाजार से लेती आऊंगी। नहीं बहू, फिलहाल तो मुझे अभी कुछ नहीं मंगवाना, पर तू घर जल्दी आना, वैसे भी 4 बज गए हैं। माँ जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। प्रथा अब अपनी सास से बात करके वहाँ से लाइब्रेरी के लिए चली जाती है। प्रथा लाइब्रेरी जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक पुरानी लाइब्रेरी पर पड़ती है। उसको देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये कैसी लाइब्रेरी है? मैंने आज से पहले तो इस लाइब्रेरी को कभी नहीं देखा। जो भी है, एक बार मुझे इस लाइब्रेरी में जाकर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी थी, बस इसीलिए प्रथा उस लाइब्रेरी में जाने की ठान लेती है। कुछ देर बाद वो उस लाइब्रेरी में जाती भी है। लाइब्रेरी में जाकर प्रथा वहाँ पर रखी किताबों को देखने लगती है। वो किताबें बहुत ही पुरानी और अजीब सी दिख रही थी। उन किताबों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। उस मिट्टी को देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये इन किताबों पर इतनी मिट्टी क्यों जमी हुई है? कैसी अजीब सी किताब है। इस किताब पर ये कैसा चिन्ह है? जरा आप पढ़कर तो देखो। प्रथा अब उस किताब से धूल हटाती है और उस किताब को खोलती है। वैसे ही उसके पहले पेज पर लिखा था, काली जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। उस किताब को देखकर प्रथा मानो इस किताब में खो जाती है। प्रथा बस उस किताब को पढ़ती ही रहती है। कब रात हो जाती है प्रथा को कुछ पता नहीं चलता। पर प्रथा अब तक घर नहीं आई थी, बस इसीलिए उसकी सास को प्रथा की टेंशन होने लगती है। अब दरवाजे पर सुधा अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन अपने दरवाजे से उसको इस तरह घूमते हुए देखती है और उसे इस तरह से घूमते देखकर उसकी पड़ोसन उसे आवाज लगाते हुए कहती है, सुधा बहन, तुम यूं इस तरह दरवाजे पर भूतनी की जैसे क्यों मंडरा रही हो?
क्या बताऊं बहन, मैं अपनी बहू का इंतजार कर रही हूँ। वो अब तक घर नहीं आई। पर गई कहाँ है? लाइब्रेरी कह कर गई थी और उसने कहा भी था जल्दी आ जाएगी। अब तक वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। सुधा बहन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने अपनी बहू को बाहर भेजा ही क्यों? तुम्हारे अंदर सच में दिमाग ही नहीं है। अरे तुम नहीं जानती कि रात को 9 बजे के बाद वो आती है और उसको जिसका भी दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है वो उसको नहीं छोड़ती। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? डायन बहन, सुना है रात 9 बजे के बाद वो हर किसी के दरवाजे को खटखटाती है और अगर किसी का भी गलती से भी दरवाजा या खिड़की खुला मिल जाता है तो वो उसको नहीं छोड़ती है। या तो वो उसके घर को बर्बाद कर देती है या फिर उस घर की औरत को नहीं छोड़ती है। हे भगवान, ये क्या बोल रही है ये? अगर ऐसा हुआ, ना बाबा ना, मैं अपने घर को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो डायन अपना अगला शिकार मेरे ही घर को बना ले। पर बहू भी अभी नहीं आई है, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। वो खुद से बातें कर ही रही थी, तभी उसकी नजर दूर से आ रही एक औरत पर जाती है। अंधेरा ज्यादा था, बस इसीलिए औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था और उस औरत को उसके घर की तरफ आते देखकर सुधा काफी डर जाती है। हे भगवान, कौन आ रहा है मेरे घर की तरफ? आखिर कौन है जो तेजी से मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है? इतना बोलकर सुधा काफी डर जाती है, जिसके बाद वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के कुछ ही देर बाद उसका दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है, पर इस बात से अनजान सुधा की उसके दरवाजे पर उसकी बहू है, वो दरवाजा नहीं खोलती। सुधा दरवाजा नहीं खोलती। बस यही देखकर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी प्रथा खुद से कहती है, माँ जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। माँ जी दरवाजा खोलिए, कहाँ है आप माँ जी? हाय दया, अब मैं क्या करूँ? ये डायन तो मेरी ही बहू की आवाज निकाल रही है। कहीं ये मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे घर का दरवाजा तो नहीं खुलवाना चाहती? जहाँ एक तरफ सुधा के मन में इतने सारे सवाल आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब नरेश भी घर आता है। नरेश भी काफी दरवाजा खटखटाता है, पर सुधा दरवाजा नहीं खोलती और अपने बेटे की आवाज सुनकर उससे कहती है, मैं जानती हूँ तू डायन है। तू मेरे बेटे बहू की आवाज निकालकर मेरे घर का दरवाजा खुलवाना चाहती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? हम कोई डायन या भूत नहीं है। आप एक बार दरवाजा खोलिए। नरेश अपनी माँ को काफी समझाता है, जिसके बाद सुधा दरवाजा खोल देती है। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर नरेश अपनी माँ को संभालते हुए अपनी पत्नी प्रथा से कहता है, प्रथा, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। प्रथा अब अपनी सास के लिए पानी लाती है और अपनी सास को पानी पिलाते हुए उससे कहती है, माँ जी आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है आपको जो आप दरवाजा नहीं खोल रही थी? अपनी बहू की बात सुनकर सुधा अपनी बहू को सारी बात बताती है। ये सब जानने के बाद प्रथा सब समझ जाती है कि उसकी पड़ोसन ने जानबूझकर उसकी सास के कान में ये बात डाली है और उसको इतना डराया है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने पति और अपनी सास को बोलती है, मैं जानती हूँ कि जानबूझकर आंटी जी ने आपको डराया है माँ जी, पर आप चिंता मत कीजिए। अब आपकी बहू आपकी पड़ोसन को अच्छा सबक सिखाएगी। बस आप अंदर चलिए, मैं हमारी पड़ोसन को देख लूंगी। पर बहू, अगर उसने ये मजाक मुझे डराने के लिए किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं हूँ। अब आप देखिए आंटी जी को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। प्रथा अब अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो उस किताब को खोलकर अपने पास एक नींबू और कुछ पिंस रखती है और वो उस नींबू को लाल रंग में रंग देती है। नींबू को कलर करने के बाद प्रथा उस नींबू में वो पिन चुभा देती है और अपने पड़ोसन के घर के सामने रख देती है। अब जब अगली सुबह उसकी पड़ोसन उस नींबू को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। ये क्या है? ये किसने किया? हे भगवान, कोई मेरे घर पर काला जादू कर रहा है क्या? वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ प्रथा आती है और अपनी पड़ोसन को इस तरह डरे देखकर वो उसको देखकर एक रहस्यमय मुस्कान देती है और अपनी आंटी से कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, देखना पता नहीं कौन मेरे घर पर काला जादू कर रहा है। हाँ आंटी जी, जरा बचकर, कहीं आपको किसी से कोई खतरा ना हो जाए या वो डायन कहीं आपके घर ना आ जाए। इतना बोलकर प्रथा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और उसकी हंसी और मुस्कान देखकर उसकी पड़ोसन खुद से कहती है, डायन,
ये तो मैंने बस इसकी सास को डराने के लिए कहा था, पर ये इतने दावे के साथ क्यों कह रही है कि वो डायन मेरे घर। हे भगवान, कहीं ये काला जादू करने वाली ये ही तो नहीं। जो भी है, आज रात मैं इस पर नजर रखूंगी। इस तरह वो उसकी पड़ोसन रात होने का इंतजार करने लगती है। और अब जब रात के 12 बजते हैं तो एक बार फिर प्रथा अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन आंटी के पास लाल मिर्च रख काले कपड़े में कुछ सिंदूर रख देती है। पर ये सब उसकी पड़ोसन देख लेती है और वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और उसको वहीं पकड़कर उससे कहती है, बहू, तू ये क्या कर रही है? इसका मतलब मेरे घर पर काला जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि तू है। पड़ोसन की बात सुनकर प्रथा हंसने लगती है और उसकी हंसी सुनकर नरेश और सुधा भी बाहर आते हैं, जिसके बाद प्रथा उसको सारी बात बता देती है। आंटी जी, मजाक अच्छी बात है, पर आप ये भी तो सोचिए कि उस मजाक से किसी का नुकसान भी हो सकता है। मजाक उतना ही कीजिए जितना सामने वाला या आप बर्दाश्त कर सकें। प्रथा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन प्रथा की बात समझ जाती है कि आखिर वो उसे क्या समझाना चाहती थी, जिसके बाद वो सुधा से माफी मांगती है और फिर कभी वो ऐसी मजाक नहीं करती। मुक्ति पूरे 6 साल बाद हॉस्टल से वापस आई थी और हॉस्टल से आने के बाद वो अपने घर वालों से बहुत ही कम बात करती थी और अपने कमरे में ही ज्यादातर समय बिताती। एक दिन मुक्ति बाहर से अपने पल्लू में कुछ छुपाकर ले जा रही थी और ये देखकर उसकी माँ गंगा उससे कहती है, अरे मुक्ति बेटी, कहाँ जा रही है और तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ, वो बस बाहर से कुछ सामान लाई थी, वही है बस। ठीक है बेटी, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर मुक्ति अपने कमरे में चली जाती है और गंगा को मुक्ति से बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। इसीलिए गंगा मुक्ति के जाने के बाद उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरे कमरे में बहुत धुआं है और ये देखकर गंगा कहती है, अरे बाप रे बाप, इतना धुआं यहाँ कैसे हो गया? ऐसा क्या कर रही है यहाँ मुक्ति तू? वो माँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। अरे कुछ नहीं कर रही है तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा? वो हाँ माँ, मैं ना भगवान की पूजा कर रही थी और इसलिए इतना ज्यादा धुआं हो गया कमरे में। अच्छा, ऐसे आरती के समय दिए में कौन सा तेल इस्तेमाल किया था जिससे इतनी बदबू आ रही है और मुझे कहीं दिख नहीं रहा है तेरा वो दिया और आरती की थाल? वो तो मैंने बाहर रख दी, उसमें ज्यादा धुआं हो गया था ना, इसलिए। मुक्ति की बात पर गंगा को यकीन नहीं था, इसीलिए वो कमरे की तलाशी लेने लगती है। फिर वो देखती है कि उसके बेड के नीचे एक सिगरेट पड़ी है और उसे हाथ में लेकर गंगा कहती है, अच्छा, तो ये है तेरी आरती का दिया जिसके बुझने से इस कमरे में इतना धुआं हो गया है। अरे माँ, आप सिगरेट पीती हो, ये आप अपनी साथ लेकर घूम रही हो, ये तो गलत बात है। अच्छा, अब मैं पीने लगी ये सिगरेट, रुक तो अभी, तुझे बताती हूँ मैं। इतना कहकर गंगा उसके पीछे कमरे में रखा एक डंडा लेकर भागने लगती है। अगले दिन गंगा मुक्ति को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेज देती है और मुक्ति पैसे लेकर बाजार चली जाती है। इस बार भी गंगा को मुक्ति पर शक था। वो उसके पीछे जाती है। पहले तो मुक्ति सारा सामान खरीद लेती है और उसे देखकर गंगा को लगता है कि मुक्ति अब सुधर गई है। पर आगे जाकर मुक्ति एक दुकान से सिगरेट लेकर आती है। तभी गंगा उसके पास आकर कहती है, ये क्या लेकर जा रही है तू? क्या है तेरे हाथ में मुक्ति? दिखा मुझे। अरे माँ, कुछ नहीं है, आपने जो कहा था लाने को बस वही सामान है। मैंने खुद देखा है तुझे, तूने उस दुकान से क्या खरीदा है, बता क्या लाई है। इतना कहकर गंगा मुक्ति के हाथ में फिर एक बार सिगरेट देखकर कहती है, तू फिर से नशा करने जा रही है ना? क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? सुकून। अच्छा, सुकून मतलब अब मैं तुझे कितना भी समझा लूं, तू नहीं रुकने वाली तो ठीक है, अब मैं तुझे तेरा सुकून दिलाती हूँ। इतना बोलकर गंगा मुक्ति का हाथ पकड़कर उसे घर लाती है और घर जाकर वो नशा मुक्ति केंद्र वालों को कॉल करके बुलाती है और मुक्ति को वहाँ भेज देती है। यूं ही पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। फिर जाकर नशा मुक्ति केंद्र से मुक्ति वापस अपने घर आती है और उसे देखकर गंगा कहती है, मेरी बेटी, तू वापस आ गई, अब तो तू गांजा नहीं फूकती है ना? नहीं माँ, अब मैंने सस्ते नशे करने छोड़ दिए हैं। क्या मतलब? अब तो महंगे नशे करती है? अरे नहीं माँ, मैंने अब नशा करना ही छोड़ दिया है। आपसे इतने महीने दूर रहकर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी।
अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको सर झुकाना पड़े। लगता है अब मेरी बेटी सच में सुधर गई है। बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। उन्हें तेरी तस्वीर भी दिखाई और तू उन्हें तस्वीर देखकर बहुत पसंद आई। अरे माँ, अभी तो मैं आई हूँ और आप हो कि मुझे खुद से दूर करना चाहती हो। बेटी, मेरा भी मन नहीं है तुझे अपने से दूर करने का। अब बेटी पराया धन होती है, आज नहीं तो कल तेरी शादी होनी ही है। ठीक है माँ, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी। अब कुछ दिनों बाद मुक्ति की शादी शिव से होती है और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई थी। वहाँ पर आस पड़ोस की सभी औरतें भी आई हुई थी। उन्हीं में से एक औरत नेहा मुक्ति का चेहरा देखकर उसे दूर ले जाकर कहती है, अरे ये तो वही छोकरी है जो कुछ महीने पहले अपना नशा मुक्ति केंद्र में आई थी। अरे सुमन, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली अपने बेटे शिव के लिए जो इस नशा मुक्ति से आई लड़की को ही अपनी बहू बना लिया? क्या कहा? नशा मुक्ति से आई है? यानी ये नशा करती थी? हाँ, ये नशा करती थी। इतनी चालाक लड़की है ये कि कितना भी इसे रोक लो ये माल फूकना नहीं छोड़ती थी। एक नंबर की नशेड़ी है ये, नशेड़ी। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? मैंने अपनी बेटे की शादी एक माल फूकने वाली लड़की से करवा दी। अब मैं क्या करूं? और क्या करेगी, जाकर उसके साथ नशा कर। दोनों सास बहू फिर साथ में नशा मुक्ति केंद्र जाना। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं एक नशेड़ी को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। यूं ही अब एक दिन और गुजरता है। शाम के समय सुमन अपनी बहू मुक्ति के पास जाकर कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, कि तू नशा मुक्ति केंद्र से आई है और वहाँ तू माल फूकती थी? अरे माँ जी, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं नशा करती हूँ? उसने ही, जिसके सामने तूने भर भर के सुट्टा मारा है। अरे यार, माँ जी को कैसे पता चल गया कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में गई थी और मुझे पहले नशा करने की आदत थी। अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ माँ जी को? क्यों? अब सच सामने आ गया तो मुंह का रंग उड़ गया। बता, अब भी नशा करती है ना तू? नहीं माँ जी, वो मेरा कल था जो कि बीत गया, लेकिन अब मैं नशा नहीं करती। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। जा जाकर अपना काम कर ले। सुमन की बात सुनकर मुक्ति अपने कमरे में चली जाती है और फिर सुमन खुद से कहती है, मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रही है। ये जरूर अब भी नशा करती होगी। नशा मुक्ति से आने के बाद काफी लोग सुधरते नहीं है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन के बाद से सुमन हर पल अपनी बहू मुक्ति पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक शाम मुक्ति अपने कमरे में बैठी मच्छर वाली अगरबत्ती जला रही थी, जिससे कि उसके कमरे में काफी धुआं हो गया था। ये धुआं कमरे से बाहर भी आ रहा था और ये देखकर सुमन हैरान हो जाती है और कहती है, हे राम, लगता है ये नशा मुक्ति से आई मेरी बहू फिर से तगड़ा वाला नशा फूक रही है। तभी तो इतना धुआं कमरे से बाहर आ रहा है। देखना पड़ेगा जाकर। इतना कहकर सुमन मुक्ति के कमरे में जाती है। इतना धुआं देखकर सुमन मुक्ति से कहती है, अरे बहू, ये क्या, तू अब भी नशा करती है? और ये कौन सा नशा कर रही है? बैठी हुई इतना धुआं निकल रहा है, पूरा कमरा धुएं से भर गया है। क्या माँ जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती से हो रहा है। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तू यहाँ बैठकर जरूर कोई ना कोई नशा कर रही है। अरे नशा मुक्ति से आने के बाद तूने ये सब छोड़ा नहीं और तू मुझसे कह रही थी कि मैंने ये सब छोड़ दिया। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आप देख लीजिए, मैंने ये मच्छर मारने वाली दवाई है। मुक्ति की बात को सुनकर सुमन अब देखती है कि बेड के पास सच में एक मच्छर मारने वाली अगरबत्ती थी और ये देखकर सुमन कहती है, वो अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात। अब इसे बुझा दे, वरना मेरी तरह बाकियों को भी यही लगेगा कि तू नशा कर रही है। ठीक है माँ जी, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं होता। मैं जो भी कहूँ आपको यही लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और अकेले में कुछ भी करूँ तो आप सोचती हैं कि मैं नशा कर रही हूँ। अरे तो मैं भी कौन सा तेरी बुराई के लिए कह रही हूँ, मैं भी तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ ना। ये कौन सी भलाई है माँ जी, जिसमें आप मुझ पर हर दिन शक करती हैं? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ये घर छोड़कर। अरे बहू, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तू फिर से नशा ना करे, वरना हमारे घर परिवार की इज्जत का क्या होगा। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि आपको या हमारे परिवार को कोई भी दिक्कत हो। अपनी बहू की बात मानकर सुमन अब मुक्ति पर कभी शक नहीं करती और ना ही कभी मुक्ति नशा करती।